टके की बात और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। लाख टके की बात में आज बात करेंगे। नितिन नवीन का निर्विरोध बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना तय हो गया है। अध्यक्ष के लिए सिर्फ एक नामांकन दाखिल हुआ, कल उनके नाम पर औपचारिक ऐलान होगा। साथ ही बात करेंगे अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। इंस्टाग्राम पर उनके पोस्ट से सियासी बवाल मच गया है। हालांकि अभी तक इस मामले में अपर्णा यादव की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। और इसके बाद में बात करेंगे प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर महास्नान पर्व से वंचित रहने पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। वहीं पुलिस ने भी घटना का सीसीटीवी वीडियो जारी करके सवालों के जवाब दिए हैं। और साथ ही बात करेंगे मणिकर्णिका घाट को लेकर वायरल वीडियो और तस्वीर जांच में एआई जनरेटेड इन्हें पाया गया है। इसमें 8 लोगों पर मामला दर्ज हुआ है। वहीं इस पर सियासत भी जारी है। आइए अब आपको खबरें दिखाते हैं विस्तार के साथ। नोएडा में इंजीनियर की मौत के मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम को पद से हटा दिया गया। इस मामले को लेकर अथॉरिटी के सबसे बड़े ऑफिसर का नप जाना साफ संदेश देता है कि ऐसी लापरवाही किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का संज्ञान लिया और जांच के लिए 3 सदस्यों की एसआईटी गठित करने का भी आदेश दिया। वहीं लोकेश एम पर एक्शन के बाद में अहम सवाल यह है कि योगी का संदेश क्लियर है, गलती की लेकिन माफी नहीं। युवराज मेहता गुरुग्राम में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और टाटा यूरेका पार्क के रहने वाले थे। उनकी मौत तब हुई जब उनकी कार नोएडा के सेक्टर 150 के पास एक निर्माणाधीन इमारत के बेसमेंट के लिए खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में गिर गई। शुक्रवार रात को काम से लौट रहे थे, तभी कथित तौर पर गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो बिना बैरिकेड वाले गड्ढे में गिर गई। ग्रेटर नोएडा में 27 साल के इंजीनियर की मौत पर कई सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच युवराज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें युवराज के नाक में पानी और मिट्टी भरी हुई मिली है। फेफड़ों में भी पानी मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने की वजह से कार्डियक अरेस्ट आने की बात कही जा रही है। हार्ट में ब्लड क्लॉट भी मिला है और सबसे दर्दनाक यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तड़प तड़प कर मौत होने की बात सामने आई है। एनसीआर की हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा, जहां की गगनचुंबी इमारतों के बीच एक इंजीनियर एक गड्ढे में तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। सवाल इसलिए क्योंकि उसको बचाने के लिए लगभग हर विभाग की टीम वहां मौजूद थी। फायर ब्रिगेड की टीम, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ। मौत के उस गड्ढे से युवराज चीखता रहा, बचाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं पाया क्योंकि जो टीम वहां पहुंची थी किसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं था। झाड़ियों में फंस रहा ना आदमी, पैर ही नहीं चल रहा। इन द मीन टाइम पुलिस आई तो इन लोगों ने फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को इन्फॉर्म किया। फायर ब्रिगेड आई लेकिन उनके पास संसाधन उपलब्ध नहीं था। केवल रस्सी के सहारे वो लोग रस्सी फेंके लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाया अभी तक। फिर मैंने पूछा कि आपके पास कोई स्विमर नहीं है जो स्विम करते हुए वहाँ तक जाए या बोट लेकर वहाँ तक जाए, जान बचे। तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं है, मेरे पास स्विमर या डाइवर कोई नहीं है। करीब 2 घंटे तक युवराज चीखता रहा, मौत से लड़ता रहा, जान बचाने की गुहार लगाता रहा। जब किसी तरह की मदद नहीं मिली तो उसका हार्ट फेल हो गया और दम घुटने से मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। लेकिन सवाल उठता है, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, फायर ब्रिगेड किस काम की? क्या एसडीआरएफ के पास 50 मीटर से बड़ी रस्सी नहीं थी? क्या फायर ब्रिगेड बिना इक्विपमेंट के पहुंची थी? क्या बिना तैराक रेस्क्यू के लिए पहुंची थी टीम? बड़ी बड़ी मॉक ड्रिल में दिखने वाली बोट कहाँ थी? कैसी ट्रेनिंग थी कि टीम एक गड्ढे में नहीं उतर पाई? इतने बड़े गड्ढे की बैरिकेडिंग क्यों नहीं की गई? ये सवाल युवराज के पिता के हैं।
जिनकी आंखों के सामने उनका 27 साल का इंजीनियर बेटा घुट कर मर गया। जान तो चली गई है, तो हम ये चाहेंगे कि आगे इस तरह की घटना न हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, तो सारे प्रिवेंटिव उपाय करें और जो भी हमारे इन अधिकारियों की लापरवाही से मेरा बेटा खोया है, उन लोगों को जरूर अकाउंटेबल किया जाए। सवाल इसलिए और भी बड़ा हो जाता है क्योंकि जिस जगह युवराज मेहता की मौत हुई, पहले भी वहां हादसे हो चुके थे। 31 दिसंबर की रात को भी एक ट्रक इसी नाले में जाकर फंसा था, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है। ट्रक का आधा हिस्सा पानी में गिरा था, जिसे 2 दिन में निकाला गया। उसी वक्त अगर अथॉरिटी जाग जाती तो शायद युवराज मेहता की जान बच सकती थी। अब युवराज की मौत के बाद वहां बैरिकेडिंग हो रही है कि यहाँ घटना जो हुई है उससे ठीक 15 दिन पहले यानी 31 दिसंबर को एक ट्रक भी आकर ठीक स्पॉट पर फंसा था। गनीमत ये रही कि ट्रक सवार बच गया, लेकिन युवराज को बचाया नहीं जा सका। फिलहाल अब इस पूरे प्रकरण में नोएडा अथॉरिटी की तरफ से भी कार्रवाई की गई है, साथ ही पुलिस ने भी बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। नितिन नवीन का बीजेपी का निर्विरोध नया राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए एक ही नामांकन आया। हालांकि बीजेपी की तरफ से नितिन नवीन के नाम पर अभी औपचारिक ऐलान कल होगा। नितिन नवीन के 37 सेट में नामांकन दाखिल किए गए, जिसमें पीएम मोदी और अमित शाह भी प्रस्तावक थे। वहीं सीएम योगी ने भी पहुंचकर प्रस्तावकों की लिस्ट यहां पर सौंपी है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का ऐलान कल हो जाएगा। नितिन नवीन के नामांकन की प्रक्रिया के दौरान उनके पक्ष में 37 सेट नामांकन प्राप्त हुए। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की नामांकन प्रक्रिया दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पूरी की गई। नया युवा भी हैं, तो हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद विशेष करके पूरे देश में युवाओं में एक संदेश जाएगा। नितिन नवीन के नामांकन के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह समेत नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव और किरण रिजिजू की मौजूदगी में निर्वाचन अधिकारी के लक्ष्मण को नितिन नवीन के नामांकन पत्रों का सेट सौंपा गया। की पार्टियां जो है वो उनका प्रेसिडेंट जो है या तो परिवार के आंगन से पैदा होता है या परिवार के पालने में पैदा होता है, और जो कार्यकर्ताओं और कैडर की पार्टी है उसमें आखिरी पायदान पे खड़ा हुआ कार्यकर्ता भी अगले पायदान पर पहुंच सकता है। कल औपचारिक ऐलान के बाद 45 साल के नितिन नवीन बीजेपी के सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। कल बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन के नाम का औपचारिक ऐलान होगा। सीएम योगी दिल्ली पहुंचे और प्रस्तावकों की लिस्ट सौंपी। सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम, यूपी प्रदेश अध्यक्ष और यूपी के तमाम दिग्गज नेता भी रहे। वहीं उत्तराखंड के सीएम धामी ने भी दिल्ली जाकर प्रस्तावकों की लिस्ट सौंपी। उनके साथ भी उत्तराखंड के तमाम नेता मौजूद रहे। 45 साल के नितिन नवीन को 14 दिसंबर 2025 को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया गया था। जेन जी यानी देश की वो आबादी जो भविष्य में सियासत की दशा दिशा तय करेंगे। कभी बीजेपी के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज बीजेपी को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की जेन जी बीजेपी के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है। जेन जी आबादी पर राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबकी निगाहें हैं, लेकिन चुनाव दर चुनाव ये साबित होता जा रहा है कि बीजेपी इस मामले में भी लगातार बाजी मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव अपर्णा यादव से तलाक लेंगे। इंस्टाग्राम पर उन्होंने पोस्ट किया, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पर अपर्णा यादव की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रतीक यादव की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। अब जरा मुलायम सिंह यादव के फैमिली ट्री पर नजर डालते हैं। यादव परिवार में मुलायम सिंह यादव की 2 पत्नियां मालती देवी और साधना गुप्ता रही थी। और अखिलेश यादव मालती यादव और मुलायम सिंह यादव के बेटे हैं, तो वहीं प्रतीक मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना यादव के बेटे हैं। और इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
मुलायम सिंह यादव के परिवार में एक बार फिर अंदरूनी विवाद सामने आता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी से जुड़े परिवार के सदस्य प्रतीक यादव ने अपनी पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेने का ऐलान कर दिया है। प्रतीक यादव ने पोस्ट में लिखा, मैं इस स्वार्थी महिला को जल्द से जल्द तलाक देने जा रहा हूँ। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो सिर्फ मशहूर और प्रभावशाली बनना चाहती है। इस वक्त मैं बेहद बुरी मानसिक हालत में हूँ और उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो सिर्फ खुद के बारे में सोचती है। मैंने ऐसी बुरी औरत नहीं देखी है और उससे शादी करना मेरा दुर्भाग्य था। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा ब्रिटेन से प्राप्त की है। यूपी के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक यादव रियल एस्टेट और फिटनेस बिजनेस से जुड़े हैं। वहीं अपर्णा यादव की बात करें तो 2011 में अपर्णा प्रतीक की शादी हुई थी। अभी अपर्णा यादव राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हुई थी। 2017 में एसपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2017 में लखनऊ कैंट सीट से अपर्णा यादव को हार मिली थी। राजनीतिक के जानकार मान रहे हैं कि ये उनका अंदरूनी मामला है। ऐसे में किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी, जब तक अपर्णा या प्रतीक की तरफ से आधिकारिक बयान सामने नहीं आ जाता। आने वाले समय में जब इसमें अपर्णा यादव अपना पक्ष रखेंगी या जब प्रतीक और कुछ बोलेंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ ये इतनी ही खबर आई है कि वो तलाक चाहते हैं। कुछ आरोप उन्होंने अपर्णा पे लगाए हैं। अपर्णा इस समय भाजपा में है और महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं और बीजेपी में उनकी तेज तर्रार नेता की छवि है। तो आने वाले दिन में ये राजनीतिक हलचल पति पत्नी का विवाद के तौर पे ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव के इंस्टाग्राम पर की गई पोस्ट के बाद तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि अपर्णा यादव के भाई ने दावा किया है कि प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रतीक यादव का इंस्टाग्राम पर नया पोस्ट सामने आया। प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर गंभीर आरोप लगाया। अपने पोस्ट में प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव को सबसे बड़ी झूठी बताया। प्रतीक यादव ने अपर्णा यादव पर माता पिता से रिश्ता तुड़वाने का आरोप लगाया। भाई से भी रिश्ता तुड़वाने का आरोप लगाया गया है। तो अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के पारिवारिक मामले पर समाजवादी पार्टी ने बहुत बचकर प्रतिक्रिया दी है। एसपी प्रवक्ता का कहना है कि ये उनका बेहद निजी मामला है और इस मामले में दोनों पक्ष ही बयान दे सकते हैं। और एसपी प्रवक्ता का कहना है कि आजकल सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें आती हैं जिनका जनाधार नहीं होता है। पारिवारिक सदस्य ही इस पर बेहतर राय दे सकते हैं। राजनीतिक या समाजवादी पार्टी का कोई नीतिगत मसला नहीं है। ये मसला है वो एक पति पत्नी या एक परिवार का व्यक्तिगत मसला है। और मुझे लगता है कि इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो उस व्यवस्था के सदस्य हैं, उस संगठन के पारिवारिक संगठन के सदस्य हैं, वो बेहतर अपनी राय दे पाएंगे और सही बात जानते होंगे। और कोई राजनीतिक विषय होता है तो निश्चित तौर पे पार्टी को पॉलिटिकली रिएक्ट करना चाहिए। इस बारे में वो लोग ज्यादा बोल सकते हैं जो इसमें शामिल है। प्रयागराज माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के संगम स्नान से वंचित रहने का मामला गर्माता जा रहा है। अविमुक्तेश्वरानंद ने जहां से लेकर पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए, वहीं पुलिस ने भी घटना के दौरान अफरा तफरी और बैरिकेडिंग हटाने का सीसीटीवी वीडियो जारी किया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयागराज माघ मेला के दौरान मौनी अमावस्या महास्नान पर्व के मौके पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती संगम में स्नान नहीं कर पाए, जिसे लेकर उनका धरना जारी है। कल स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले को स्नान से रोका गया था। शंकराचार्य ने पुलिस प्रशासन पर उनकी पालकी को रोकने के आरोप लगाए थे। ये प्रशासन ने मना किया, हम लोग रुक गए। रुक करके बातचीत हुई। हमने कहा कि आप जो सहयोग चाहिए हम करने को तैयार हैं।
आप कहिए तो हमारे जो 100-125 लोग हैं, हम साथ में नहाते रहे हैं, हम उनको एक लाइन बना देते हैं। आपका एक आदमी आगे चले, उसके पीछे एक के पीछे एक हम जाने को तैयार हैं, कोई भगदड़ नहीं मचेगी, धीरे धीरे जाएंगे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो बस रुक जाइए। शंकराचार्य के आरोपों पर पुलिस प्रशासन ने जानकारी दी थी कि उन्होंने शंकराचार्य और उनके शिष्यों को रथ से उतरकर पैदल जाने का आग्रह किया था, लेकिन वो नहीं माने और बाद में उनके समर्थकों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। वीआईपी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध था बिकॉज ऑफ मौनी अमावस्या और बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से, लेकिन ये अपनी जिद पे अड़े रहे और अपनी पालकी और रथ के साथ ही 200 श्रद्धालुओं के साथ वहाँ पर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी जो लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो लोग सभी लोग अपना पैदल आ रहे हैं और अपना स्नान करके जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत अव्यवस्था लगभग 3 घंटे इन्होंने रखी। प्रयागराज के माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। पुलिस का दावा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के काफिले ने बैरिकेड को तोड़ा, इससे बच्चों और महिलाओं को दिक्कत हुई। वहीं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने फिर से पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। पुलिस प्रशासन ने सभी संतों से अनुरोध किया है कि वो इस तरह की अव्यवस्था न बनाए। हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि माघ मेले में जितने भी श्रद्धालु, कल्पवासी, संत और महात्मा आए हैं, उनके प्रति हमारी पूरी श्रद्धा और आस्था है और हम लोग जितने भी श्रद्धालु और संत हैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, परंतु मेले में किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न करने की किसी को छूट नहीं दी जाएगी। पूरी घटना को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जहां अपने तर्क हैं, वहीं पुलिस प्रशासन सीसीटीवी वीडियो जारी कर इस घटना की जानकारी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल की गई, वो तस्वीर कुंभा महादेव मंदिर की है। वायरल तस्वीर के जरिए दावा किया गया कि मणिकर्णिका घाट में चल रहे काम के दौरान मंदिर को तोड़ा गया। और जांच में पता चला कि जो तस्वीरें वायरल हुई थी वो एआई जनरेटेड है और इसमें 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं इस पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस जहां पर अपने आरोपों पर कायम है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने करारा पलटवार किया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। काशी के मणिकर्णिका घाट के सौंदर्यीकरण को लेकर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत शुरू हो गई है। मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल की गई थी, वो तस्वीर कुंभा महादेव मंदिर की है। वायरल तस्वीर के जरिए दावा किया गया कि मणिकर्णिका घाट में चल रहे काम के दौरान मंदिर को तोड़ा गया। जांच में पता चला कि तस्वीर एआई जनरेटेड है। इस मामले में 8 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में जानकारी दी। ये किसी साजिश का ही हिस्सा लग रही है, क्योंकि अलग अलग लोगों के द्वारा एक ही दिन, एक ही समय में जो है इस तरह के सिमिलर ट्वीट्स करना, इससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई इसमें षड्यंत्र है, किसी साजिश के तहत इसको किया गया है। ये कड़ी से कड़ी हम लोग जोड़ रहे हैं और षड्यंत्र साबित करके फिर इसमें इस तरह की, अगर ये होता है तो उस तरह की धाराएं भी इसमें बढ़ाई जाएगी। 2 दिन पहले सीएम योगी ने कहा था कि कांग्रेस ने एआई वीडियो के जरिए भ्रम फैलाने की कोशिश की। हालांकि कांग्रेस अभी भी अपने आरोपों पर अड़ी है। तो इससे साबित हो रहा है कि पूरी तरीके से ये अपनी चीज़ों को केवल और केवल अपने जो इन्होंने इनके द्वारा जो लगातार विरासत, काशी की विरासत को, काशी की धरोहर और काशी की जो धार्मिक मान्यताएं हैं, उनको ध्वस्त करने का काम किया गया। मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज़्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं। तो ये इनको आप कहने दीजिए, वहाँ पर मणिकर्णिका घाट पे जो हो रहा है, वो जो वहाँ पर यात्री जाएंगे, जो हमारे अंतिम संस्कार के लिए जाते हैं, उनके परिवार के लोगों को सुविधा मिले। और जो वहाँ पर चीज़ें हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी बोला है, जिलाधिकारी ने भी बोला है, उसको ठीक किया। विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि विकास के नाम पर काशी में मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, गंगा जमुनी तहजीब को खत्म किया जा रहा है। वहाँ पर लोग जो परंपरागत, जो धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे जाकर के पूछिए। ये मोदी का विकास नहीं है, ये विनाश है और काशी इसका प्रतीक बन रहा है। काशी की आत्मा को ये अपने अंधे छूटे विकास के नीचे जो है दफन कर देना चाहते हैं। सरकार की ओर से दावा किया गया कि मणिकर्णिका घाट पर कोई प्रतिमा तोड़ी नहीं गई।
विपक्ष ने सोशल मीडिया पर लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश की। वहीं इसे लेकर विपक्ष के आरोप और बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।